good evening to all of you. This is Costa Roman and I am welcoming you again in Internet Talks with Bani. This is the talk number 22 and today's topic is natural, nourish, nation, India. हालांकि मुझे इसको शुरू कुछ प्रश्न के जरिए करना चाहिए था, जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता आपसे कि ऐसा दुनिया में कौन सा देश है उसमें प्रकृति ने जिसको सब कुछ दिया है, और वो देश है भारत। क्यों? क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ समुद्र भी है, सागर भी है, जहाँ पर्वत भी है, जहाँ मैदान भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है, जहाँ नदियाँ भी हैं, जहाँ हर तरह की फसलें भी हैं, जहाँ हर तरह के बाग बगीचे हैं, जहाँ हर तरह के फूल हैं, जहाँ धर्म अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जहाँ उससे कई धर्मों का जन्म हुआ है, यहाँ की विचारधारा में उस टाइप की प्रमुखता में एक ऐसा देश जहाँ पर एक विश्व बसता है, और वो देश है भारत। प्रकृति ने क्यों, मैंने ऐसा कहा कि नरिश करा है इंडिया को, हमारे राष्ट्र को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे इस शब्दों को बोलते ही आप जाने कितनी चीज़ें तो आपके मन में आ गई होंगी, फिर भी मैं कुछ बातें जरूर आपके साथ करूँगा। यही इस मेरी टॉक का उद्देश्य है कि हर बार कुछ अलग विषय लेना, हर बार समस्या ही नहीं लेना, कुछ ऐसे विषय लेना जो खुद में एक समाधान है, और कुछ ऐसे विषय लेना जिनको सुनने के बाद अपने अंदर अपनी ये एक ऊर्जा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने आप उत्पन्न हो जाए कि हाँ, जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ पे सब खराबी नहीं रह सके, लोग दिखाते हैं। तो जब अपने देश की बात करते हैं तो हम अपने देश में स्टार्ट करते हैं, आज मैं सबसे ऊपर से लेके चलूँगा और ऊपर से लेके अपने एकदम नीचे तक पहुँचूँगा, कन्याकुमारी तक पहुँचूँगा, और तब आप समझेंगे कि वाकई में प्रकृति ने किस तरह से हमको नरिश किया, नेचर ने कैसे हमको नरिश किया। और स्टार्ट करता हूँ लद्दाख से। जब आप लद्दाख की ओर इशारा मैं जब करता हूँ तो मैं वर्तमान की बात करता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है भविष्य में गिलगिट बाल्टिस्तान से मुझे स्टार्ट करना पड़े। तो फिलहाल अगर मैं लद्दाख से करता हूँ बात, तो पैंगोंग लेक हो, ये वहाँ का एक कोल्ड डेजर्ट का एक अद्भुत नज़ारा हो, वहाँ के लोग हो, वहाँ की संस्कृति हो, वहाँ का खान पान हो, वहाँ का रहन सहन, ये आपस में अपने आप में बेमिसाल है। क्योंकि आपको भी जान के खुशी होगी लगता है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक औसत उम्र कहीं ना कहीं कई मायनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ के लोग कितने मेहनती है, और ये दिखाता है कि लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र से रहने के बावजूद इतने लंबे उम्र तक रहना, इतने कठिन परिवेश में भी ये अपने आप में दुनिया के लिए अद्भुत माया वजूद है। लद्दाख से मैं खिसकते हुए जब कश्मीर से होकर जम्मू पहुंचता हूं तो मुझे उससे भी के जो है बाग बगीचे ध्यान में आते हैं, वो ड्राई फ्रूट, वो सूखी मेवा के जो है पेड़ पौधे आ जाते हैं, वो कलरव करती नदियों का संगीत हो, या वो वहाँ की गजब की प्राकृतिक छटा हो, ये सारा सौंदर्य प्रकृति ने उसको दिया है एक तरीके से, जिसे हम शीश कहते हैं। लाख मुश्किलें हों, लाख परेशानियां हों, लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे कुछ देर के लिए आंख बंद करके बैठेंगे तो शायद दुनिया में आपको लगेगा इससे अच्छा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। वहाँ से थोड़ा सा बगल में घूमते हुए मैं हिमाचल की तरफ आता हूँ। तो हिमाचल में जब पहुँचता हूँ तो फिर से वही सेब के खेतों को, सेब के बगीचों को पाता हूँ। वो पहाड़ों में सीढ़ीदार होने वाले खेती, या तरह तरह की वहाँ पर बनने वाले पकवान, तरह तरह के वहाँ पर एक तरीके से वेशभूषा वाले लोग, जहाँ पर ऊपर और नीचे में कुछ अंतर भी देखने को मिलेगा। जहाँ प्रकृति के साथ शिक्षा के संस्थानों ने अपना एक अलग बसेरा करा है। आप कल्पना करिए कि ऐसी जगह आप अध्ययन कर रहे हो कि जब एक बार प्रकृति की तरफ आपका चेहरा घूमे तो जितनी देर आपको स्ट्रेस मिला है मैथ का, साइंस का या किसी और सब्जेक्ट का, वो सामने का नज़ारा देखते हैं। एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम हो, और इसके साथ ऐसे बहुत सारी खूबियाँ जिसे सर मैं बता नहीं पा रहा हूँ या मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे जानते हैं। जैसे हमारा हिमाचल, फिर मैं हिमाचल से नीचे आता हूँ तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की तरफ मूव करता हूँ, तो मैदानी इलाके जहाँ पर आप गन्ना भी है, जहाँ पर गेहूँ भी है, जहाँ पर गंगा, यहाँ पर यमुना नदी भी है, जहाँ पर अलग अलग तरह का की संस्कृतियाँ कहीं ना कहीं एक तरह से भारत को उठा के उन्होंने रखा हुआ है, एक तरीके से दुनिया के सामने बहुत ऊपर रखा हुआ है। और वो गजब के खून पसीने की मेहनत जो हमारे 130 करोड़ लोगों के
पेट भरने के लिए करनी पड़ती है, उस छोटे से अगर क्षेत्र को आप जब पढ़ते हैं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के, तो आप समझते हैं शिक्षा के इतने केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। हमेशा से ध्यान रखें कि बदलाव एक प्रक्रिया है, वो हमेशा होते रहते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा बदलती रहती है समय के साथ, लेकिन जितनी शिक्षा के संस्थान हैं और दिल्ली जो देश की राजधानी है, इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो अपने आप में आपको गर्व की अनुभूति होती है। उत्तराखंड से मैं वापस अगर अरुणाचल तक चला जाऊं तो आपको शायद जितने मेहनत का श्लोक लगेंगे और जिस तरह का वहाँ का वातावरण है, ये देख के आप अपने आप में अभिभूत हो जाते हैं। इसीलिए तो हम लोग शायद अपने देश को अतुलनीय भारत को कहते हैं, क्रेडिबल इंडिया। साल भर में जब भी छुट्टियों के मौके मिलते हैं तो हम सब पहुँच जाते हैं उन जगहों पर अपने आप को आराम देने। फिर मैं आगे बढ़ता हुआ चले जाता हूँ तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जब बात करता हूँ, बड़े बड़े मैदान है, हर तरह की खेती होती है, और इतनी खेती होती है कि केवल भारत ही नहीं, भारत के आसपास के देशों को भी पर्याप्त सामग्री पर्याप्त करने में सक्षम होते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश, इसलिए मैं हर विषय में कृषि को प्रमुखता के साथ रखता हूँ, लेकिन तकनीकी में भी कहीं से पीछे नहीं, संस्कृति में भी कहीं से पीछे नहीं है, विरासत में भी कहीं से पीछे नहीं है। सबका अपना अपना एक अंदाज है, सबके अपने अपने जीने की कला है, सबके जीने की अलग अलग संस्कृति है, और उन सबके बीच जो उन सबको जोड़ता हमारी शिक्षा का ढांचा है, जो लगातार जो है बेहतर होता जा रहा है। कई परेशानियों के बाद भी अपने आप को बेहतर कर रहा है। सैद्धांतिक इतने संस्थान है जो पूरे विश्व का ध्यान खींचते हैं। जब मैं इसके और आगे बात करता हूँ तो मैं महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए दक्षिण भारत में प्रवेश करता हूँ। कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, ऐसे कुछ राज्य हो सकता है उससे मिस हो जाए, लेकिन आप नहीं मिस कर सकते क्योंकि आप तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सारे को घूमते हुए जब मैं एकदम वापस से नीचे की तरफ पहुँचता हूँ, तमिलनाडु की तरफ पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर कॉफ़ी की खेती हो या चाय की खेती हो, वहाँ पे कोस्टल एरिया हो चाहे वहाँ का हिली एरिया हो, ये सब अपने आप में एक अद्भुत है, जिन्होंने अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ दी हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु दिए हैं, अलग अलग तरह की रहन सहन है, अलग अलग तरह की भाषा है, अलग अलग तरह के त्यौहार है, लेकिन उसके बाद भी इन सबको बांधता हमारे देश का एक संविधान है, जो कहीं ना कहीं सबको बांध के रखता है और सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव को जन्म देता है। आज दक्षिण भारत का नाम तकनीकी के क्षेत्र में सबसे ऊपर के जो है स्थानों में गिना जाता है। तो बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से हम जानते हो, या हैदराबाद में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे फिर वो स्पेस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो, ऐसे सब जगह जिसने पूरी दुनिया के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और कन्याकुमारी में जाके बात खत्म नहीं हो जाती क्योंकि पूरी उत्तर भारत को तो मैंने लिया ही नहीं है, इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे देश आते हैं, जहाँ की अपनी अलग विशेषता है, जहाँ का अपना अलग कल्चर है। चिल्का झील जैसे उड़ीसा में आप जानते हैं दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कही जाती है। अपना ही इकोसिस्टम है वहाँ का, अपने ही तरह के लोग हैं। इन सब विविधता वाले देश को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको हर जगह देखने को मिलता है कि प्रकृति ने किस तरह से नरिश करा। आप राजस्थान की ओर भी मूव करते हैं तो आपको लगेगा, राजस्थान के ध्यान में आते हैं आपको वो एक रेगिस्तान दिखने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस राजस्थान में भी एक हिल स्टेशन माउंट आबू जैसा ईश्वर ने बना के दिया, उसका भी अपना इकोसिस्टम में एक अलग तरह का रोल है। अगर उसको बीहड़ सुनसान करा है या गुजरात के कुछ रेगिस्तान का हिस्सा हो, अगर थार का महोत्सव दिया है तो उसके आसपास 70 से 75 से 80% तो उसने ऐसा भौगोलिक परिस्थितियाँ दी हैं जो उस पर राजस्थान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे मैंने जो है इतने सारे प्रदेशों के नाम गिनाए हैं जहाँ की प्रकृति हमको किस तरह से इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब हमको भी ज़रूरत है कि वापस उसको बहुत कुछ देना है। या मैं ये कहूँ कि हम दे तो नहीं सकते, लेकिन जितना उन्होंने दिया है उसको इस तरीके से प्रयोग करना है, इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो आने वाले लंबे समय में लोगों के साथ बने, प्रकृति का स्वरूप वही बना रहे।